जूही और ऋषि की बहस के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। तभी एक बच्ची ऋषि को अपने साथ खींचकर वापस अंदर ले आई थी। यहाँ जूही और रचित बच्चों को कहानी सुना रहे थे। जूही कहानी खत्म करते हुए बच्चों से कह रही थी, और उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस हमेशा साथ में रह के खुशी खुशी रहे। जूही की इस आवाज ने ऋषि को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट से ऋषि का ध्यान टूटा। सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए क्लैपिंग कर रहे थे। तभी एक बच्चे ने ऋषि की ओर उंगली करते हुए कहा, जूही दीदी, आपके प्रिंस आ गए। जूही ने पलट कर देखा तो ऋषि सामने खड़ा था। ऋषि भी कमरे में आकर बस जूही को देखे जा रहा था। बच्चों से घिरी हुई, हल्की धूप से भीगी रोशनी में डूबी हुई जूही इस वक्त ऋषि को किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो परी जो जितनी बाहर से सुंदर है उतनी ही अंदर से भी। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। इतने में जूही ने ऋषि को देखकर सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इतना सुनने और सुनाने के बाद ये वापस आ गया। ऐसा नेचर तो नहीं है इसका। फिर क्या बात हो गई? कहीं कुछ रह तो नहीं गया कहने के लिए? अगर ऐसा हुआ ना तो आज तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतना सोचकर जूही ने भी अपना मुंह वापस बच्चों की ओर मोड़ लिया। भले ही जूही ने ऋषि से मुंह मोड़ा हो, पर पूरे टाइम तिरछी निगाहों से ऋषि की नजरें जूही पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही जूही ने बच्चों की ओर मुंह किया, वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर दीवार से टिक कर खड़ा हुआ सोचने लगा। क्या हो गया ऋषि तुझे? अब क्या तू इस जूही से नजरें नहीं मिला पाएगा? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऋषि सिंघानिया ने किसी से नर्वस होकर अपना चेहरा मोड़ लिया हो। ये मैं तो नहीं। क्या हो रहा है मुझे? जो भी है ये, पर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जूही है। तभी जूही ने पलटकर बच्चों से कहा, बच्चों, वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक डेविल है। जूही से ये बात सुनकर सभी बच्चे सरप्राइज्ड हो गए। वो पलटकर फटी आंखों से ऋषि की ओर देखने लगे। जूही को अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऋषि को डेविल बोलकर भी सैटिस्फाइड नहीं थी। उसने ऋषि की ओर उंगली करते हुए कहा, बच्चों ध्यान से देखो, वो चेहरा डेविल का है। इनके सुंदर चेहरे और महंगे कपड़ों के जाल में फंस मत जाना। कभी भी कोई ऐसा दिखे तो पतली गली से निकल जाना, नहीं तो डेविल तुम्हारे सामने जिंदा रहने की शर्तें रख देगा। वो तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम्हें उसकी शर्तों को मानना ही पड़े, और ये सब वो करेगा सिर्फ मुस्कुरा कर। इसीलिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम सबको डेविल से बचकर रहना है। जूही की इस बात पर कुछ बच्चे ऋषि को देख के हंस दिए तो कुछ खुले मुंह से ऋषि की ओर देखने लगे। ऋषि भी जूही की बात सुनकर हैरान था। वो बगल में लगी खिड़की के शीशे में खुद को देख सोच रहा था, ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ? मैं कहां से डेविल दिखता हूं? क्या कभी किसी ने देखा इतना हैंडसम डेविल? कुछ भी। जूही की एक लाइन से ये बच्चे अपनी सोच थोड़ी बदल लेंगे। मैं बच्चों के लिए हैंडसम अंकल हूं, इन शॉर्ट हैंडसम प्रिंस। मैं हूं ना वाकई, या नहीं? ऋषि और जूही इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि उनकी ये नजदीकी रचित को कितना दर्द दे रही थी। कुछ वक्त पहले की जूही के शायद उम्मीद रचित को दी थी। ये उसी उम्मीद के टूटने का दर्द था। रचित बिटरली स्माइल करते हुए जूही और ऋषि की नोक झोंक देख रहा था। मन ही मन वो बोला, कौन कहेगा इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम है? किसी भी प्यार करने वाले कपल्स की तरह मीठी लड़ाई है इनकी। फिर कुछ सोचकर जूही ने अपनी उंगली रचित की ओर की। वो बोली, बच्चों, तुमने डेविल तो देख लिया, अब इनसे मिलो। ये है प्रिंस, असली प्रिंस, जिसमें कोई दिखावा नहीं। जूही की बात से बच्चे सरप्राइज्ड होकर मुस्कुरा दिए। फिर एक बच्चे ने रचित की ओर उंगली करते हुए कहा, देखो देखो, दीदी के प्रिंस चश्मा भी लगाते हैं। सभी बच्चे ये देखकर हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। फिर एक बच्चा तालियों के बीच उठा और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ हाँ, रचित भैया ही असली प्रिंस है। प्रिंस हमारे लिए केक भी तो लाए हैं। इसके बाद बच्चे खुश होकर ये करने लगे। ये देखकर ऋषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मुंह बनाते हुए सोचा, कौन सा प्रिंस? ये केक दिखाकर बच्चों को रिझाना तो ह्यूमन ट्रैफिकर करते हैं, प्रिंस नहीं। ऋषि को बच्चों का यूं जूही और रचित की जोड़ी बनाना या रचित की तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, एक केक देकर बहुत हवा में उड़ रहा है ना ये डॉक्टर, पर एक केक देने से होता क्या है? फिर कुछ रुककर ऋषि ने उन बच्चों के आसपास के माहौल को देखा। उसने खुद से कहा, ये केक खिलौने सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे हैं,
बच्चों के लिए असली गिफ्ट होता है उनको आगे बढ़ने के लिए दिए गए सही मौके, सही फैसिलिटीज। ये सब सोचकर ऋषि ने विनय को कॉल लगाया और उससे कुछ कह के फोन काट दिया। फोन रखने के बाद ऋषि पलटकर वापस जूही की ओर देखने लगा, पर जूही ने ऋषि को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस हंस बोलकर रचित और बच्चों से बात करती रही। ऋषि हर थोड़ी देर में अपनी रिस्ट वॉच को देख रहा था। उसे किसी का इंतजार था, पर पेशेंस कभी ऋषि की खूबियों में से एक नहीं रहा। इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ऋषि ने विनय को कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकाल लिया कि तभी पीछे से विनय की आवाज आई, सर। विनय की आवाज सुनकर ऋषि पलटा तो उसने देखा कि विनय और एक आदमी उसकी ही ओर चलकर आ रहे हैं। विनय की आवाज सुनकर जूही भी उन्हीं की ओर देखने लगी। भली वो दिखा रही थी कि वो रचित और बच्चों से बातें कर रही है, पर ध्यान तो उसका भी ऋषि पर ही था। विनय ने ऋषि के पास आकर अपने साथ वाले आदमी का इंट्रोडक्शन दिया। विनय ने ऋषि से कहा, सर, ये मिस्टर अविरल तिवारी है, ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इन्हीं का है। विनय ने फिर अविरल से कहा, मिस्टर तिवारी, ये है मेरे बॉस और सिंघानिया कॉर्पोरेशन के ओनर ऋषि सिंघानिया। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था, यही आपके इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देना चाहते हैं। विनय आगे कुछ कहता इससे पहले ही अविरल ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, नमस्ते सर, आपको कौन नहीं जानता। इतने कम समय में आपने अपना इतना नाम बना लिया है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो हैरान हूँ कि इतना बड़ा आदमी और मेरे इस छोटे से इंस्टीट्यूशन में। ऋषि ने ये सब सुनकर बस अपना सर हिला दिया। ओके, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। ये सुनकर अविरल ऋषि की बात ध्यान से सुनने लगा। ऋषि ने एक बार वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की ओर देखा, फिर वो बोला, यहाँ पे रेनोवेशन की बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ यहाँ के हर एक बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, वो हर एक फैसिलिटी मिले जो बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। खास तौर पर इन्हें हेल्दी खाने की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऋषि की बात अविरल बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन वो सोच रहा था, ये जो इतना कुछ कह रहे हैं उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को सब बेस्ट मिले, पर अविरल सोच ही रहा था कि ऋषि बोला, ओके, तो इन सब में कितना लग जाएगा लगभग? जब अविरल ने ऋषि की बात सुनी तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं इन सब में तो बहुत ज्यादा। ऋषि को ऐसे अधूरे जवाब पसंद नहीं थे, उसे एग्जैक्ट नंबर्स में बात करना पसंद था। तो ऋषि पहले अविरल और फिर विनय की ओर मुड़ा। फिलहाल ये 50 लाख का चेक रख लीजिए। विनय, यू टेक केयर ऑफ इट। जितना भी आगे लगे बता देना, पर बच्चों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। विनय ने ऋषि की बात सुनकर सर हिलाकर कहा, यस सर। विनय के अलावा ऋषि को सभी सिर्फ मुंह खोलकर देखते रह गए। फिर विनय ने अविरल से कहा, मिस्टर तिवारी। विनय की आवाज सुनकर अविरल को होश आया तो उसने विनय से पूछा, हाँ, यस मिस्टर विनय। विनय ने मन ही मन सोचा, वेल इट्स नॉर्मल, मुझे तो अब आदत हो गई है ऋषि सर से सरप्राइजेस की। कोई नहीं बता सकता कि सर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अगले ही पल क्या कर देंगे। फिर विनय ने अविरल से प्रोफेशनली कहा, लेट्स गो मिस्टर तिवारी, वी शुड डिस्कस कि क्या, कैसे, कितना लगेगा। अविरल ने विनय की बात पर सिर हिला दिया। फिर वो ऋषि की ओर मुड़ा और उससे कहने लगा, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू सो मच। ऋषि ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक बार बच्चों की ओर देखा और कुछ सोचकर कहा, इट्स नो बिग डील मिस्टर तिवारी, और हाँ, अगर आगे भी कभी आपको इन बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत लगती है तो आप मेरे असिस्टेंट विनय को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर अविरल ने हाथ जोड़कर ऋषि को थैंक यू कहा। अविरल फिर बच्चों की ओर मुड़ा और उनसे बोला, बच्चों, इन अंकल ने आप सबके बेस्ट फ्यूचर को सिक्योर कर दिया है, चलो सब इन्हें थैंक यू कहो। अविरल की यह बात सुनकर सभी बच्चों ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, थैंक यू डेविल अंकल। ऋषि ने अपने लिए अंकल वर्ड सुनकर कहा, डेविल या प्रिंस? ऋषि की बात पर अविरल और सारे बच्चे हंसने लगे। ऋषि की ये बात सुनने के बाद जूही को ऋषि की बचकानी हरकत पर हंसी आ गई। मन ही मन वो सोच रही थी, क्या ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले कितनी कड़वी बातें कर रहा था और अब देखो कैसे बच्चों के साथ बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। क्या हो तुम सच में ऋषि? वही खड़ूस बिजनेसमैन जिससे सब घबराते तो हैं पर एडमायर भी करते हैं, या वो स्ट्रिक्ट आदमी
जिससे मैं पहली बार मिली थी, जिसके चेहरे पर लिखा था काम की बात करो वरना भाड़ में जाओ, या वो जो सबके घाव पर मरहम खुद लगाता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही ऋषि। मुझे नहीं लगता तुम अंदर से उतने सख्त हो जितना तुम दुनिया को दिखाते हो। तुम अंदर से अब भी बच्चे हो जो कभी भी मौका मिलने पर बाहर आ जाता है। जूही भले ही ऋषि को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रही हो, मगर ऋषि को बच्चों की मुस्कान देखकर अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। ऋषि इस पूरे वक्त बस खुल के मुस्कुराता रहा। मन ही मन वो सोच रहा था, इतनी खुशी तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब मैं अपने अंकल को हरा कर प्रेसिडेंट बना था, या जब मैंने अपनी काबिलियत से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे। इस मुलाकात में आज एक अलग सा सुकून है। पता है मुझे, मैंने गुस्से में बहुत गलत कह दिया था, बच्चों को भी और जूही को भी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे तब। बच्चों को इतना मासूम, बाहरी दुनिया से इतना अनजान देखकर मुझे शायद इनसे जलन हो गई थी। एक झटके में दुनिया आपको अपनी असलियत दिखा देती है, जैसे मुझे इन बच्चों ने दिखा दी। बेरहम लोगों की कंपनी आपसे आपकी मासूमियत छीन लेती है। इन बच्चों को भी तैयार होना होगा अभी से, ताकि कल इन्हें अचानक से बड़ा ना होना पड़े। इतना सोचते हुए ऋषि वहां से जाने लगा। तभी टीचर ने ऋषि को रोकते हुए कहा, सर आप जा रहे हैं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ऋषि ने टीचर की ओर बिना देखे ही कहा, नो नीड। ऋषि आगे बिना कुछ और कहे बाहर चला गया। तभी पीछे से टीचर बोला, सर टेक केयर, फिर से जरूर आइएगा हमारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में इन बच्चों से मिलने के लिए। इन्हें आपका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बात का कोई भी जवाब ऋषि ने नहीं दिया। जूही ऋषि को ऐसे जाता देख कंफ्यूज सी थी। जूही ने खुद से कहा, ऋषि इस वक्त मुझे बहुत अकेला लग रहा है, जैसे इसने सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ही ले रखा हो। तभी जूही अपने ही ख्यालों पर हंस दी। तभी टीचर उसके पास आकर बोला, थैंक यू मिस जूही, आप अपने दोस्त को अगली बार फिर जरूर लेकर आइएगा। जूही को समझ नहीं आया कि उनसे क्या कहे। जूही को ऐसे खोया हुआ देखकर रचित ने टीचर से कहा, थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के अगली बार वो जरूर आए। रचित ने जूही से आगे कहा, जूही चलो चलकर देखते हैं। रचित की आवाज में इस वक्त एक खालीपन सा था, मानो उसे यकीन हो गया हो कि वो अपने प्यार को पूरी तरह से खो चुका है। जूही ने रचित की बात सुनी तो, पर उसे समझ नहीं पाई। वो अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई थी। वो सोच रही थी, ऋषि से मुझे बात तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे कैसे इतनी ही देर में यहाँ इतना बड़ा डोनेशन दे दिया? शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही ऋषि को समझ नहीं पाई। यही सोचकर जूही ऋषि के पीछे जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से जूही को रोक लिया। किसने रोक लिया था जूही को? क्या है उसके इरादे? क्या कभी ऋषि और जूही एक दूसरे को समझ पाएंगे? Subscribed our gaming channel, link in description.